भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वर्ड से संबंधित है। यह पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120 बी में थी। धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र। यह धारा बताती है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई अवैध काम करने या कोई ऐसा काम जो अपने आप में वैध हो लेकिन उसे अवैध तरीके से करने का समझौता अग्रीमेंट करते हैं तो इसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। मुख्य बातें। एक, समझौता ही पर्याप्त। अगर दो या दो से ज्यादा लोग सिर्फ एक अपराध करने की साजिश रचते हैं यानी आपस में ऐसा करने का समझौता करते हैं तो यही अपने आप में एक अपराध है, भले ही उन्होंने वह अपराध किया हो या नहीं। दो, उद्देश्य। उद्देश्य कोई अवैध कार्य करना हो सकता है या कोई वैध कार्य को अवैध तरीके से करना हो सकता है। तीन, कार्रवाई की जरूरत। अगर समझौता किसी गंभीर अपराध मिर्ची जैसे मौत की सजा, आजीवन कारावास या 2 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराध को करने का है तो सिर्फ समझौता ही आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा, किसी और कार्रवाई की जरूरत नहीं है। अगर समझौता किसी कम गंभीर अपराध 2 साल से कम की सजा वाले अपराध को करने का है तो सिर्फ समझौता ही काफी नहीं है। उस साजिश को आगे बढ़ाने के लिए शामिल लोगों में से किसी एक या एक से ज्यादा व्यक्ति ने कम से कम कोई एक कदम कार्यमटे उठाया हो तभी वह आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। सजा, पनिशमेंट। धारा 102 आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा का प्रावधान करती है। अगर आपराधिक षड्यंत्र किसी ऐसे अपराध को करने के लिए है जिसके लिए मौत की सजा, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक का कारावास है तो षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति को उसी अपराध के लिए निर्धारित सजा के बराबर सजा दी जा सकती है जिसके लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था, यानी जिस अपराध की साजिश रची उसी अपराध की सजा मिलेगी। अगर आपराधिक षड्यंत्र किसी अन्य अपराध का 2 वर्ष से कम सजा वाले को करने के लिए है तो दोषी व्यक्ति को 6 महीने से ज्यादा का कारावास और जुर्माना देने हो सकता है। उदाहरण, गंभीर अपराध का षड्यंत्र। अमित और राहुल मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या करने की योजना बनाते हैं। उन्होंने सिर्फ बातचीत करके यह योजना बनाई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फिर भी यह धारा 161 के तहत आपराधिक षड्यंत्र है और उन्हें हत्या के लिए निर्धारित सजा के समान सजा मिल सकती है। कम गंभीर अपराध का षड्यंत्र। सुरेश और दिनेश मिलकर किसी दुकान से चोरी करने की योजना बनाते हैं। मान लीजिए छोटी चोरी जिसमें 6 महीने से कम की सजा हो सकती है। अगर उन्होंने सिर्फ योजना बनाई और कोई कदम नहीं उठाया तो यह आपराधिक षड्यंत्र नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने चोरी के लिए दुकान की रेकी की या कोई उपकरण खरीदा तो यह धारा 61 के तहत आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा और उन्हें 6 महीने से ज्यादा का कारावास और जुर्माना हो सकता है। संक्षेप में, धारा 61 का उद्देश्य उन लोगों को दंडित करना है जो किसी अपराध को करने की साजिश रचते हैं, भले ही वे उस अपराध को अंजाम दे पाएं या नहीं। यह अपराध की तैयारी के चरण को भी दंडनीय बनाता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 62 अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस के बारे में है। धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। यह धारा बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने की कोशिश, प्रयत्न करता है, भले ही वह उस अपराध को पूरा न कर पाए तो भी उसे सजा मिलेगी। इसे और आसान शब्दों में समझें, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय न्याय संहिता के तहत आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या किसी भी प्रकार के कारावास, इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय अपराध को करने की कोशिश करता है या किसी और से ऐसा अपराध करवाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वह अपराध को करने की दिशा में कोई कदम उठाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है, यह धारा तब लागू होती है जब उस खास प्रयत्न के लिए संहिता में कोई अलग से सजा का प्रावधान न हो। ऐसे मामले में अपराधी को उस असली अपराध के लिए दी जाने वाली सबसे लंबी सजा की आधी अवधि तक का कारावास या उस अपराध के लिए तय किया गया जुर्माना या दोनों कारावास और जुर्माना की सजा दी जा सकती है।
उदाहरण से समझें। एक उदाहरण एक, एक व्यक्ति ए एक तिजोरी तोड़कर गहने चुराने की कोशिश करता है। वह तिजोरी खोल देता है लेकिन अंदर कोई गहना नहीं मिलता। भले ही उसे गहने नहीं मिले, उसने चोरी करने की दिशा में कार्य तिजोरी तोड़ना किया है, इसलिए वह इस धारा के तहत दोषी होगा। 2 उदाहरण 2, एक व्यक्ति ए किसी दूसरे व्यक्ति जैद की जेब से पैसे निकालने के लिए हाथ डालता है, लेकिन जैद की जेब खाली होने के कारण वह पैसे नहीं निकाल पाता। भले ही ए असफल रहा, लेकिन उसने जेब काटने का प्रयत्न किया है, इसलिए वह इस धारा के तहत दोषी होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय न्याय संहिता में केवल अपराध को सफलतापूर्वक पूरा करना ही नहीं, बल्कि उसे करने की कोशिश करना भी एक दंडनीय अपराध है। ये इसलिए है ताकि अपराध को अंजाम देने से पहले ही उसे रोका जा सके, और जो लोग अपराध करने का इरादा रखते हैं और उसके लिए कदम उठाते हैं, उन्हें भी कानून के दायरे में लाया जा सके। यह दिखाता है कि कानून केवल परिणाम नहीं, बल्कि अपराधी के इरादे और उसके द्वारा किए गए प्रयासों को भी गंभीरता से लेता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 33 रेप को परिभाषित करती है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। इस धारा में बताया गया है कि कोई पुरुष कब रेप का अपराध करता है। आसान शब्दों में, कोई पुरुष तब रेप करता है यदि वह एक अपने लिंग का प्रवेश कराता है, किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपने लिंग को किसी भी हद तक प्रवेश कराता है, या उस महिला को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। 2 किसी वस्तु या शरीर के अन्य हिस्से का प्रवेश कराता है। लिंग के अलावा कोई वस्तु या अपने शरीर का कोई हिस्सा, जैसे उंगली, किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी हद तक प्रवेश कराता है, या उस महिला को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। 3 महिला के शरीर से छेड़छाड़ करता है जिससे प्रवेश हो। महिला के शरीर के किसी हिस्से को इस तरह से इस्तेमाल करता है जिससे उसकी योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी अन्य अंग में प्रवेश हो जाए, या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। 4 मुंह का प्रयोग करता है। किसी महिला की योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है, या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। यह सब कब रेप माना जाएगा, इसके लिए कुछ खास परिस्थितियां हैं। यह तभी रेप माना जाएगा जब ऊपर बताई गई हरकतें इनमें से किसी भी एक परिस्थिति में की गई हों। उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, जब महिला ऐसा नहीं चाहती हो, उसकी सहमति के बिना, जब महिला ने इसके लिए अपनी सहमति न दी हो, धमकी या डर से सहमति, जब महिला ने सहमति तो दी हो लेकिन यह सहमति उसे या उसके किसी प्रियजन को जान से मारने या चोट पहुंचाने की धमकी या डर के कारण ली गई हो। गलत पहचान से सहमति, जब पुरुष यह जानते हुए कि वह उसका कानूनी पति नहीं है, महिला को यह विश्वास दिलाकर सहमति लेता है कि वह उसका पति है। समझने में असमर्थता के कारण सहमति, जब महिला ने सहमति दी हो लेकिन सहमति देते समय वह मानसिक रूप से ठीक न हो, नशे में हो या किसी ऐसे पदार्थ के प्रभाव में हो जिससे वह यह समझ न पा रही हो कि वह किस चीज के लिए सहमति दे रही है। नाबालिग होने के कारण, जब महिला की उम्र 18 साल से कम हो, चाहे उसने सहमति दी हो या नहीं। याद रखें, 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति कानूनी रूप से मान्य नहीं होती, भले ही वह खुद हाँ कहे। सहमति देने में असमर्थ, जब महिला किसी भी कारण से अपनी सहमति बोलकर या किसी और तरीके से दे पाने में असमर्थ हो। मुख्य बातें और स्पष्टीकरण। योनि विजाइना की परिभाषा। इस धारा के अनुसार योनि में बाहरी जननांग लेबिया मजोरा भी शामिल है। सहमति का मतलब, सहमति का मतलब है साफ और स्वैच्छिक सहमति, जब महिला शब्दों, इशारों या किसी भी तरह के मौखिक या गैर मौखिक संचार से किसी खास यौन क्रिया में शामिल होने की इच्छा बताती है। चिकित्सा प्रक्रिया अपवाद नहीं, कोई भी चिकित्सीय प्रक्रिया या हस्तक्षेप बलात्संग नहीं माना जाएगा। पति पत्नी का संबंध,
एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी जो 18 साल से कम उम्र की न हो के साथ किया गया यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्संग नहीं माना जाएगा। विरोध न करने का मतलब सहमति नहीं। अगर कोई महिला शारीरिक रूप से प्रवेश का विरोध नहीं करती है, तो केवल इस तथ्य के कारण यह नहीं माना जाएगा कि उसने यौन गतिविधि के लिए सहमति दे दी थी। संक्षेप में, यह धारा बलात्कार को बहुत विस्तृत तरीके से परिभाषित करती है, जिसमें केवल लिंग का प्रवेश ही नहीं, बल्कि अन्य प्रकार की यौन क्रियाएं और विभिन्न परिस्थितियां भी शामिल हैं, जिनमें महिला की सही और स्वतंत्र सहमति नहीं होती। नाबालिगों के मामलों में सहमति का कोई महत्व नहीं होता। धारा 74। यह धारा मुख्य रूप से बेकांत कारावास सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से संबंधित है, यानी अपराधी को बिल्कुल अकेले एक कोठरी में बंद रखना। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को कठिन कारावास रिगोरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है, तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि उसे उस सजा के दौरान कुछ समय के लिए एकांत कारावास में भी रखा जाए। लेकिन इस एकांत कारावास के लिए कुछ नियम और सीमाएं हैं। 1. 6 महीने तक की सजा। अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने तक के कारावास की सजा मिली है, तो उसे एक बार में 1 महीने से ज्यादा एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता। 2. 6 महीने से 1 साल तक की सजा। अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने से ज्यादा लेकिन 1 साल तक के कारावास की सजा मिली है, तो उसे एक बार में 2 महीने से ज्यादा एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता। 3. 1 साल से ज्यादा की सजा। अगर किसी व्यक्ति को 1 साल से ज्यादा के कारावास की सजा मिली है, तो उसे एक बार में 3 महीने से ज्यादा एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता। सीधी भाषा में कहें तो धारा 64 ये बताती है कि अगर किसी को कड़ी मेहनत वाली जेल की सजा मिलती है, तो जज यह तय कर सकते हैं कि उसे कुछ समय के लिए बिल्कुल अकेले कालकोठरी में रखा जाए। लेकिन ऐसा कितने समय के लिए किया जा सकता है, इसकी एक तय सीमा है, जो अपराधी को मिली कुल सज्जा की अवधि पर निर्भर करती है। यह एकांत कारावास कभी भी कुल सज्जा के 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि एकांत कारावास को एक बहुत ही कठोर दंड के रूप में नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 65 आप बलात्कार रेप से संबंधित कुछ विशेष मामलों में सजा का प्रावधान करती है। यह धारा मुख्य रूप से नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के मामलों से जुड़ी है। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, धारा पेस्टिफाइड कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सजा पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। यह धारा दो मुख्य स्थितियों के बारे में बात करती है जहां बलात्कार का अपराध और भी गंभीर माना जाता है। उपधारा 1 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार। अगर कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करता है, तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इस मामले में सजा 20 वर्ष 20 साल तक के कठोर कारावास से कम नहीं होगी। यह सजा आजीवन कारावास तक भी हो सकती है, जिसका मतलब है कि अपराधी को उसके शेष प्राकृतिक जीवन, जब तक वह जीवित है, के लिए जेल में रखा जा सकता है। इसके अलावा अपराधी को जुर्माना पॉइंट भी देना होगा। उपधारा यूपा 2 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार। यह स्थिति और भी गंभीर मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करता है, तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 20 वर्ष 20 साल से कम नहीं होगी, और यह सजा बड़ा आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। इस आजीवन कारावास का मतलब अपराधी के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास होगा। साथ ही ऐसे अपराधी को जुर्माना भी देना होगा। संक्षेप में, धारा 65 बताती है कि बच्चों, खासकर लड़कियों के खिलाफ यौन अपराधों को हमारा कानून बहुत गंभीरता से लेता है। जैसे जैसे पीड़िता की उम्र कम होती जाती है, 16 साल से कम, फिर 12 साल से कम, अपराध की गंभीरता और उसकी सजा भी बढ़ती जाती है। इसका उद्देश्य ऐसे जघन्य अपराधों के लिए अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देना और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है।
भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 666 एक बहुत ही गंभीर अपराध से संबंधित है। बलात्कार के कारण मृत्यु या लगातार निष्क्रिय अवस्था परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कारित करना। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझें, धारा 666 पीड़िता की मृत्यु या लगातार निष्क्रिय अवस्था कारित करने पर दंड। यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जहां कोई व्यक्ति धारा 64 की उपधारा 1 या 2 के तहत दंडनीय बलात्कार का अपराध करता है और उस अपराध के दौरान पीड़िता को इतनी गंभीर चोट पहुंचाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। या 2, वह लगातार निष्क्रिय अवस्था परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति चेतन अवस्था में नहीं होता और उसका शरीर निष्क्रिय हो जाता है में चली जाती है। सजा। ऐसे जघन्य अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 के तहत बहुत कठोर दंड का प्रावधान है। कम से कम 20 साल का कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। यह सजा आजीवन कारावास यानी जीवन भर जेल तक बढ़ाई जा सकती है। कुछ मामलों में अपराधी को मृत्युदंड, फांसी भी दिया जा सकता है। संक्षेप में, धारा 66 इस बात पर जोर देती है कि अगर बलात्कार के कारण किसी महिला की जान चली जाती है या वह ऐसी गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है जहां वह जीवन भर निष्क्रिय रहती है, तो अपराधी को बेहद सख्त सजा मिलेगी, जिसमें मृत्युदंड तक शामिल है। यह महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है और ऐसे अपराधियों के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान करता है। धारा 67 पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जब एक पति अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है जबकि वे दोनों अलग रह रहे हों और पत्नी की सहमति न हो। मुख्य बात यह है, अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है जबकि 1 पत्नी उससे अलग रह रही हो, चाहे वे कानूनी रूप से अलग हुए हों जैसे तलाक की डिग्री के तहत या किसी और कारण से अलग रह रहे हों, और 2 पत्नी की उस यौन संबंध के लिए सहमति न हो बिना उसकी मर्जी के, तो ऐसे व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा। सजा, पनिशमेंट। ऐसे अपराध के लिए अपराधी को कम से कम दंडो साल्मोन की जेल हो सकती है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। इस धारा में मैथुन सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब वही है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के खंड के से घ में बताया गया है, जो कि बलात्कार की परिभाषा से संबंधित है। सरल शब्दों में कहें तो यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो भी पति को अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो इसे अपराध माना जाएगा और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यह महिलाओं के अधिकारों और उनकी शारीरिक स्वायत्तता, बॉडी ऑटोनॉमी की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासकर ऐसे रिश्तों में जहां अलगाव हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 68 अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा यौन संबंध बनाना, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी से संबंधित है। यह धारा उन मामलों से निपटती है जहां कोई व्यक्ति अपनी पद या प्रभाव का दुरुपयोग करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है और यह संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 68 अधिकार में बैठे व्यक्ति द्वारा यौन संबंध। यह धारा उन लोगों पर लागू होती है जो अपनी किसी खास पद या भरोसेमंद रिश्ते का गलत फायदा उठाकर किसी महिला को अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए उकसाते या बहकाते हैं। इसमें वह यौन संबंध शामिल है जो बलात्कार की परिभाषा में नहीं आता। कौन कौन से लोग इसके दायरे में आते हैं? यह धारा ऐसे व्यक्तियों पर लागू होती है जो अधिकार की स्थिति में हो या भरोसेमंद रिश्ते में हो, जैसे कि कोई गुरु शिष्य का रिश्ता, डॉक्टर मरीज का रिश्ता, या कोई ऐसा संबंध जहां एक व्यक्ति दूसरे पर विश्वास करता है और दूसरा उसकी इस भरोसे का गलत फायदा उठाता है। लोक सेवक हों, यानी कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, जेल, रिमांड होम या किसी हिरासत वाली जगह के अधीक्षक या प्रबंधक हों,
या महिलाओं या बच्चों के किसी संस्थान के इंचार्ज हों, किसी अस्पताल के प्रबंधन में हों या अस्पताल के स्टाफ में हों, जैसे डॉक्टर, नर्स या अन्य कर्मचारी। अपराध कब होता है? यदि उपरोक्त श्रेणी का कोई व्यक्ति अपनी पद या भरोसेमंद रिश्ते का दुरुपयोग करके किसी महिला को, जो उसकी हिरासत में है, जैसे कैदी या मरीज, उसके चार्ज में है, जैसे किसी संस्थान में रहने वाली महिला, या जी उसी जगह परिसर में मौजूद है, को अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित या बहकाता है, तो यह धारा लागू होती है। सजा: इस अपराध के लिए कम से कम 5 साल पनाज की कठोर कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 10 साल अमाज तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मुख्य बात: यह धारा खासकर उन मामलों को कवर करती है जहां महिला की पूरी सहमति नहीं होती या उसकी सहमति दबाव या गलत प्रभाव में ली जाती है, लेकिन मामला बलात्कार जितना गंभीर नहीं होता। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकार या भरोसेमंद पद पर बैठे लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके किसी महिला का शोषण न कर सकें। यह धारा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित अध्याय का हिस्सा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 59, धोखे से या शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसने धोखे का इस्तेमाल किया होता है या शादी का झूठा वादा किया होता है, जिसका इरादा उसका कभी पूरा करने का नहीं था। इसे और सरल भाषा में कहें तो, अगर कोई पुरुष किसी महिला से यह कहकर शारीरिक संबंध बनाता है कि वह उससे शादी करेगा, जबकि उसका असली इरादा कभी भी उससे शादी करने का नहीं होता, तो यह एक अपराध माना जाएगा। यह धारा उन मामलों में लागू होती है जहां महिला ने अपनी सहमति केवल शादी के झूठे वादे या धोखे के कारण दी थी, और यह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि इसमें जबरदस्ती शामिल नहीं होती। मुख्य बातें: अपराध क्या है? किसी महिला को धोखा देकर या उससे शादी का झूठा वादा करके, जिस वादे को पूरा करने का उसका कोई इरादा न हो, उसके साथ यौन संबंध बनाना। यह बलात्कार से अलग है, क्योंकि इसमें सहमति होती है, लेकिन वह सहमति धोखे पर आधारित होती है। धोखा, डिसीटफुल मीन्स का मतलब, इसमें झूठे वादे शामिल हो सकते हैं, जैसे नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा। अपनी पहचान छिपाकर शादी करना भी इसमें शामिल है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी असली पहचान छुपाकर किसी और नाम या धर्म से शादी का वादा करता है। सजा: इस अपराध के लिए अपराधी को 10 साल तक की कैद मायज हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण: एक लड़का एक लड़की से प्यार का नाटक करता है और उससे शादी का झूठा वादा करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके। जब संबंध बन जाते हैं तो वह शादी से इनकार कर देता है। ऐसे मामले में लड़के पर धारा 59 के तहत कार्रवाई हो सकती है। कोई व्यक्ति अपनी असली पहचान, जैसे शादीशुदा होना या किसी और धर्म का होना, छिपाकर किसी महिला से शादी का वादा करता है और उसके साथ संबंध बनाता है। बाद में जब महिला को सच्चाई पता चलती है, तो यह धारा 59 के तहत अपराध माना जा सकता है। यह धारा विशेष रूप से ऐसे मामलों से निपटने के लिए लाई गई है जहां महिलाओं की सहमति धोखे या झूठे वादों के कारण ली जाती है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान होता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 70 गैंगरेप, सामूहिक बलात्कारों से संबंधित है। यह धारा महिलाओं के खिलाफ अपराधों के अध्याय में आती है और इसमें गंभीर दंड का प्रावधान किया गया है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 70 सामूहिक बलात्कार। यह धारा तब लागू होती है जब किसी महिला का बलात्कार एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है। मुख्य बातें: बीएस: अगर एक महिला का बलात्कार एक समूह या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो एक साथ मिलकर यानी एक ही इरादे से काम कर रहे थे, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का दोषी माना जाएगा। सजा: ऐसे मामले में दोषी को कम से कम आप 20 साल की कठोर कारावास की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ आजीवन कारावास का मतलब दोषी के बाकी प्राकृतिक जीवन तक कैद है। जुर्माना:
इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा खर्चों और उसके पुनर्वास यानी उसे फिर से सामान्य जीवन में लाने में मदद करने के लिए उचित और पर्याप्त होना चाहिए। जुर्माना पीड़िता को मिलेगा। जो भी जुर्माना लगाया जाएगा वह पूरी तरह से पीड़िता को दिया जाएगा। 2. अगर 18 साल से कम उम्र की किसी लड़की का सामूहिक बलात्कार होता है। अगर किसी महिला की उम्र 18 साल से कम है और उसका बलात्कार एक समूह या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का दोषी माना जाएगा। सजा। ऐसे मामले में दोषी को आजीवन कारावास यानी उसके बाकी प्राकृतिक जीवन तक कैद की सजा होगी और या जुर्माना भी लगाया जाएगा। मौत की सजा का प्रावधान। कुछ मामलों में मौत की सजा मन भी दी जा सकती है। जुर्माना और पीड़िता को भुगतान। जुर्माने का प्रावधान पहले वाले बिंदु 20 साल की सजा वाले की तरह ही है। यह पीड़िता के चिकित्सा और पुनर्वास के लिए उचित होना चाहिए और यह पूरा जुर्माना पीड़िता को ही मिलेगा। संक्षेप में, धारा 70 सामूहिक बलात्कार को एक बहुत ही गंभीर अपराध मानती है और इसके लिए बहुत कड़ी सजा का प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल सभी व्यक्तियों को कठोर दंड मिले और पीड़िता को न्याय तथा सहायता मिल सके। यह धारा इस बात पर भी जोर देती है कि अगर नाबालिग का सामूहिक बलात्कार होता है तो सजा और भी कड़ी होगी।